चलो गाइस अब स्टार्ट करते हैं इंडिया टू इन्वेंट्री। चलिए, बहुत अच्छा इंडियस, बहुत ही अच्छी इंडियन अकाउंटिंग है स्टैंडर्ड इन्वेंट्री। चलिए, नाम है इसका इंडियस टू इन्वेंट्रीज। सर इसमें ऐसा क्या खास है, मैं पहले बता रहा हूं, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, इंपॉर्टेंट इंडियस। सबसे पहले हमारा मेन बेसिक क्या होता है कि सर जो ये इंडियस है ना इन्वेंट्री, ये किस पे एप्लीकेबल है। हर इंडियस की कोई ना कोई स्कोप होती है, तो मेरे इस इंडियस की स्कोप क्या है। मेरे इंडियस की स्कोप ये है, दिस स्टैंडर्ड अप्लाइज टू ऑल इन्वेंट्री। ये इंडियस, ये स्टैंडर्ड हर एक इन्वेंट्री पर एप्लीकेबल है। दिस इंडियस इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ इन्वेंट्री। सर इन्वेंट्री क्या होते हैं, आपको ये लग रहा होगा कि यार ये इंडियस तो बड़ा ही आसान है, ऐसा नहीं है, टेक्निकल है। अगर इंस्टीट्यूट ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया ना इस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर, दिक्कत खड़ी हो जाएगी आपको, अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा। बट एक्सेप्ट बोल दिया कि किस पे एप्लीकेबल नहीं है, इसने साफ साफ बोल दिया, दिस इंडियस इज नॉट एप्लीकेबल टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एज डिफाइंड इन इंडियस 32। कि जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ना इंडियस 32 के अंदर, अगर वो है तो ये इंडियस एप्लीकेबल नहीं होगा, आउट ऑफ स्कोप बता दिया। और बायोलॉजिकल असेट एज डिफाइंड इन इंडियस 41, जो बायोलॉजिकल असेट है जो इंडियस 41 के अंदर आपने डिफाइन किए हुए हैं, उसके अंदर भी ये इंडियस एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या दिक्कत हो गई सर, बायोलॉजिकल असेट ना जब मैं आपको इंडियस 16 टीच करूंगा, मैं आपको जब इंडियस 16 ना टीच होगा तब आपको इसका मीनिंग समझाऊंगा, क्योंकि बायोलॉजिकल असेट इंडियस 16 और इंडियस 41 से दोनों में मेल खा जाता है। और तीसरा, कॉमोडिटी ब्रोक ट्रेडर्स हु मेजर देयर इन्वेंट्री एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जबरदस्त पॉइंट है। क्या जबरदस्त है सर इसमें, ये ध्यान रखना, है आईसीआई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। एक्सेप्शन है इन्वेंट्री की, क्या, कॉमोडिटी ब्रोक ट्रेडर्स हु मेजर देयर इन्वेंट्री एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। मतलब कि जो बंदे ना ये काम करते हैं, किसका, ब्रोकिंग का काम करते हैं, कमीशन एजेंट का काम करते हैं, ब्रोकर होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, वो कभी भी जो अपनी इन्वेंट्री को ना फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल मेजर करते हैं, ऑटोमेटिकली उस पे ये इंडियस एप्लीकेबल ही नहीं है, उस पर ये इंडियस एप्लीकेबल ही नहीं है। ध्यान रखना इस चीज को, बहुत काम का चीज है कि अगर कोई कॉमोडिटी ब्रोक ट्रेडर है उसके ऊपर इंडियस 2 एप्लीकेबल नहीं होगा, बाकी हर टाइप की इन्वेंट्रीज के ऊपर मेरा इंडियस 2 लग जाएगा। सर इन्वेंट्री क्या होती है, सर सबसे पहले इन्वेंट्रीज आर असेट। इन्वेंट्री मेरी असेट होती है, मेरी कंपनी की असेट होती है। विच, पहला पॉइंट, इन्वेंट्री आर असेट विच हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इन्वेंट्री आर असेट विच हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब कि सर आप उसको अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर सेल कर रहे हो, तभी मेरी वो इन्वेंट्री बनेगी। मतलब सर मेरा काम है उसको सेल करना मेरे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए। सर मान लो मैंने एक लैंड परचेज करी, क्या परचेज किया, लैंड परचेज की, और आपने बोला ठीक है यार अगर टाइम आएगा ना तो मैं इस लैंड को बेच दूंगा, लेकिन मेरा काम है सर गारमेंट्स का, मैं कपड़ा बेचता हूं, तो क्या सर मेरी लैंड जो कि मैंने परचेज की थी कि मैं उसको सेल करूंगा, मेरा व्यू क्या था कि मैं एक लैंड को परचेज करके सेल करूंगा ताकि मैं उसके अंदर जो मेरा प्रॉफिट है वो अर्न कर सकूं। लेकिन सर ये मेरा इन्वेंट्री नहीं है, क्योंकि मैं इसको ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं बेचता। इस चीज को ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ हेल्ड फॉर सेल, अभी बिका नहीं है, बिक जाएगा। इन्वेंट्री का मतलब है बिका नहीं है, बिक जाएगा भाई, लेकिन वो मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए।
केस स्टडी वो कैसी भी पूछ सकते हैं, दिमाग आपका चाहिए वहां पे। अब भैया मुझे आईसीआई बोलेगा सर आप ना यहाँ के एग्जामिनर बन जाओ तो मैं क्वेश्चन ऐसा दूंगा बना के, आप कुछ भी कर दोगे यार, इंडियस 2 का चैप्टर ही एप्लीकेबल नहीं होगा जब तक वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। ध्यान रखना, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। सर मान लो मैं एक और खतरनाक आपको दे रहा हूं एग्जांपल। मान लो कि मैं बेचता हूं सामान, मेरा शोरूम है गारमेंट्स का और मैं बेचता हूं क्लोथ्स, लेकिन जो है क्लोथ वो मैं खुद नहीं बनाता, वो मैं किसी बंदे से परचेज करके उसको रीसेल कर रहा हूं। मैं सामने वाले से पहले परचेज कर लिया, वो मेरी क्या आ गई, परचेज आ गई, मैं उसी को सेल कर रहा हूं, रीसेल कर रहा हूं। तो क्या ये मेरा इन्वेंट्री है? बिल्कुल ये मेरा इन्वेंट्री है, क्योंकि भैया मैंने जिससे सामान परचेज किया मैं उसी को मेरे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर सेल कर रहा हूं, दिस इज माय इन्वेंट्री। तो पहला हो गया, ये आपको पता है कि इन्वेंट्री आर असेट विच हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। सेकंड पॉइंट, दिस इज पॉइंट नंबर 2, क्या इन्वेंट्री आर असेट विच इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, मतलब कि अभी माल कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी प्रोसेस के अंदर है चला हुआ, अभी प्रोसेस के अंदर है चला हुआ। कौन सी सेल के लिए? इस सेल के लिए भाई। कौन सी सेल के लिए? मतलब इस सेल के लिए। इसको आप बोल दोगे वर्क इन प्रोग्रेस, इसको आप बोल दोगे वर्क इन प्रोग्रेस, इसको आप बोल सकते हो एफजी, फिनिश गुड्स, मतलब अभी वर्किंग के अंदर है सर, वो भी मेरा इन्वेंट्री होगा, वो भी मेरा क्या होगा, इन्वेंट्री होगा, क्योंकि वो कंप्लीट तो होगा ही होगा ना, जब उसका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा तो मेरा एफजी बन जाएगा। तो ये भी मेरा क्या है, इन्वेंट्री है, जो अभी किसके अंदर है, हमारा अभी प्रोसेस के अंदर है। आपकी शॉप है, यही गारमेंट बेचते हो, कपड़ा आ गया जी, अभी कपड़ा बन के तैयार नहीं हुआ है, अभी जीन्स बन के तैयार नहीं हुई, क्योंकि उस पे अभी तक कलर नहीं हुआ है, उस पे अभी तक बहुत सारे काम है वो अभी तक नहीं हुए हैं, लेकिन हमारा प्रोसेस के अंदर है, तो उसको भी क्या बोले जाते हैं, इन्वेंट्री बोल देंगे। थर्ड क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल और सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और इन द रेंडरिंग ऑफ सर्विस। इसको ध्यान से पढ़ो इस बात को। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा बच्चा, जोर के बताओ, जोर से बोलो, जय माता दी तो बोल देना, लेकिन ये बताओ क्या लिखा हुआ है थर्ड पे, इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल। इन्वेंट्री का लिखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल्स और सप्लाईज टू बी कंज्यूम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब कि ये बात कर रहा है डायरेक्ट मटेरियल की। आपको बनाना है क्या, क्लॉथ बनाना है आपको, फैक्ट्री आपकी, मटेरियल को पता ही क्या बोल रहा है, कॉटन बोल रहा है या फैब्रिक बोल रहा है, ये आपका मटेरियल है। तो क्योंकि ये जो मटेरियल है वो यहां पर यूज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल टू बी कंज्यूम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जिससे पहले सबसे पहले क्या आता है, रॉ मटेरियल, कच्चा माल, फिर कच्चा माल क्या होता है, प्रोसेस होता है, ये सेकंड स्टेज है, थर्ड क्या होता है, एफजी। और हमने जो पहला एग्जाम्पल क्या लिया था कि हमने किसी से हमारे बने बनाए ले लिए, वो भी मेरा इन्वेंट्री है, मतलब ना तो हमारा उसके अंदर रहेगा रॉ मटेरियल, ना रहेगा वर्क इन प्रोग्रेस, सीधा के सीधा क्या बन जाएगा, एफजी बन जाएगा भैया। और सप्लाईज टू बी कंज्यूम इन द प्रोडक्शन, सप्लाईज टू बी कंज्यूम इन द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, मतलब कि सर आप काम करते हो एसी रिपेयर करने का, आप काम करते हो एसी की सर्विस करने का, यहां तो सारा का सारा गुड्स बन रहा है, इस चीज को ध्यान रखना। अभी तो हम सारे के सारे बात कर रहे हैं गुड्स की, इन दोनों के अंदर बात हुई है गुड्स की, इस चीज को ध्यान रखना। Services cannot be my inventory. Services cannot be my work in progress. Services cannot be my FG. ध्यान रखना भैया, अगर कोई आपका काम है सर्विस का, वो मेरा इन्वेंट्री हो ही नहीं सकता, सर्विस का मेरा कोई इन्वेंट्री हो ही नहीं सकता, वो जाएगा NDS 115 के अंदर, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स के अंदर।
अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट की कंस्ट्रक्शन की सर्विस मिली है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट मिल गया 115 के अंदर जाओ, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एक बड़ी अच्छी बात है, फॉर एग्जांपल इसने क्या लिखा हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ सप्लाईज टू बी कंज्यूम इन द रेंडरिंग ऑफ सर्विस। सर यहाँ पे कैसे आ गया सर्विस, रॉ मटेरियल कैसे बन गई? फॉर एग्जांपल आप एसी की सर्विस करते हो, ये कार है आपके पास, कार है ना, है नहीं है बिल्कुल। अब मैंने भी गाड़ी परचेज की है, कौन सी? किया सोनेट, खतरनाक एग्जांपल है, मैंने गाड़ी परचेज की है किया सोनेट, ठीक है, ओके। अब किया सोनेट की मैं गया करवाने सर्विस, किया सोनेट कंपनी की गाड़ी को मैं लेके गया सर्विस के अंदर, मैं लेके गया इसकी सर्विस करवाने, ठीक है। अब गाड़ी की सर्विस के अंदर उसने यूज किया मुगलैल, कुछ इंजन ऑयल का। अब उसने गाड़ी की सर्विस के अंदर इंजन ऑयल का यूज कर लिया साहब, उसने गाड़ी की सर्विस के अंदर इंजन ऑयल का यूज कर लिया। अब एक बात बताऊं, इंजन ऑयल अगर इट इज माई इन्वेंटरी, अगर वो हेल्ड है ना, अगर वो साल के आखिरी डेट के अंदर इंजन ऑयल मेरे पास स्टॉक पड़ा है ना, तो वो इंजन ऑयल मेरा इन्वेंट्री है, क्योंकि दिस इज माई सप्लाई टू बी कंज्यूम इन द रेंडरिंग ऑफ सर्विस। सर जो सर्विस आपने करी वो भैया इंडिया 600 इंडिया 115 में जाएगी, जो आप सामने वाले से पैसा लोगे वो इंडिया 115 में जाएगा। लेकिन कोई ऐसा सामान जो कंज्यूम होना हो सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर, रेंडरिंग ऑफ सर्विस के अंदर, वो मेरा इन्वेंट्री बन जाएगा। ध्यान रखना एक चीज को, एक टेबल आपको दे रहा हूं बना के, बहुत काम का टेबल है, गुड्स सर्विसेज। अगर हम पर्टिकुलर्स, अगर मैं बात करूं फिनिश गुड्स की, क्योंकि आपको पता है जो इन्वेंट्री है वो 3 टाइप के होते हैं, एफजी, वर्क इन प्रोग्रेस एंड रॉ मटेरियल। गुड्स मतलब ये बात हो रही है सारी इन्वेंट्री ऑफ गुड्स एंड इन्वेंट्री ऑफ सर्विसेज की। गुड्स कैन बी एफजी finished goods can be in work in progress and goods can be in raw material। बट अगर मैं सर्विसेज की बात करूं तो ये एफजी कभी नहीं हो सकता, वर्क इन प्रोग्रेस में सर्विसेज कभी नहीं आ सकती, ये सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल के अंदर आ सकती है, वो भी किसके अंदर? सप्लाई कंज्यूम के अंदर। ध्यान रखना इस बात को, बहुत काम का है एग्जांपल ये। मैं टाइम क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि ये म्यूचुअली पता होना चाहिए ना आपको, कोई आपको नहीं सिखा रहा तो गलती आपकी थोड़ी है। किसी को बेसिक बातें नहीं पता, इंस्टीट्यूट इसके ऊपर ऐसी केस स्टडी बना के देगा आपको ना, आप सोल्व भी नहीं कर पाओगे क्वेश्चन जब तक आपको कॉन्सेप्ट का ही नहीं पता। अब लग गया पता इन्वेंट्री कि इसकी डेफिनेशन क्लियर हुई क्या नहीं हुई, कि इन्वेंट्री क्या होते हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर बिल्कुल। अब ये सर मीजर कैसे होंगे? सर मान लिया कि आपका इन्वेंट्री है, ठीक है, कि मान लिया आपका इन्वेंट्री है, एक्सेप्टेड, मान लिया, क्या मान लिया कि सर मेरा इन्वेंट्री बन गया, कि उसने इंडिया 2 की इन्वेंट्री की जो डेफिनेशन है उसने उसको सेटिस्फाई कर दिया। अब मैं उसको बैलेंस शीट में मेजर कैसे करूंगा, मेरी बैलेंस शीट में अमाउंट कैसे आएगी? दिस ध्यान रखना, ये इक्वली एप्लीकेबल है, चाहे तो मेरी हो इनिशियल मेजरमेंट, या मैं आज कर रहा हूं, चाहे तो वो मेरी है इनिशियल मेजरमेंट, चाहे वो मेरी है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, मैं उसको हमेशा मेजर करूंगा ये आपको ही पता है, एट द लोअर ऑफ या तो कॉस्ट या एनआरवी, या तो कॉस्ट या एनआरवी। सर ये कॉस्ट क्या होती है, ये एनआरवी होती है। सर मतलब मुझे कि ये कैलकुलेट, सर क्या मतलब ये मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी? बिल्कुल आपको ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ये आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आपको लगता है क्या आसान है? आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बट कॉन्सेप्ट समझना है हमको कि कॉस्ट में क्या क्या चीज आएंगी, एनआरवी में क्या क्या चीज आएंगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इन्वेंट्री इज मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी।
ठीक है, जो दोनों में से कम वैल्यू होगी हम उस पर अपनी इन्वेंट्री को मेजर हो जाएगी, चाहे वो आज के दिन हो, चाहे वो इनिशियल है मेजरमेंट, चाहे वो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट है। अपनी रिपोर्टिंग डेट के ऊपर इन्वेंट्री हमेशा कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर उस पे मेजर होगा। सर अब एनआरवी क्या होती है? सर अब मुद्दा आता है कि एनआरवी का मतलब क्या होता है। एनआरवी बड़ा सिंपल है। एनआरवी का मतलब है सर नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस बोल रहा है, एक्चुअल नहीं बोल रहा, बड़े सिंपल सी बात है, उसमें से माइनस कर देना जो भी आपका एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है लेस द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। अगर वो कंप्लीट अभी तक आपका इन्वेंट्री अगर अभी तक कंप्लीट नहीं है उसमें से माइनस कर देना कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। और उसके बाद क्या, अगर कोई ऐसी कॉस्ट है जो आपको खर्च होनी है विच इज मैंडेटरी टू मेक द सेल, वो भी माइनस हो जाएगी। वो एज पर रूल है, वो आपको माइनस करनी पड़ेगी। सर ये कैसे पॉसिबल है? कोई ऐसा हो सकता है क्या? भाई बहुत सारी सेल हो सकती है। मान लो गवर्नमेंट का कोई टैक्स ऐसा है जो खर्च आपको पे करना ही पड़ेगा, या कोई ऐसी कॉस्ट है जो आपको खर्च करनी ही पड़ेगी, इसके बिना वो सेल हो ही नहीं सकता, तो वो भी माइनस करनी पड़ेगी। इस चीज को आप हाईलाइट मार लो भैया, इस चीज को हाईलाइट मार लो, एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। जब भी एनआरवी कैलकुलेट होगी ना उसके अंदर ये डेफिनेटली ये चीजें माइनस हो जाएंगी 100%। सर एक बात बताओ, एक होती है फेयर वैल्यू, एक होती है एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू। फर्क क्या है दोनों में? एक होती है फेयर वैल्यू, की होती है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। फर्क क्या है? फेयर वैल्यू का मतलब क्या होता है? फेयर वैल्यू का मतलब क्या होता है? आर्म लेंथ प्राइस ट्रांजैक्शन एट मेजरमेंट डेट बिटवीन द ऑर्डिनरी एक्सचेंज। मतलब अगर आज आप किसी असेट को सेल करने के लिए जाओ या किसी लायबिलिटी को सेटल करने के लिए जाओ मार्केट के अंदर, उसके बोलते हैं फेयर वैल्यू। कभी किसी ने माइंड यूज किया है कि एनआरवी का मतलब क्या होता है? कि सर क्या फेयर वैल्यू और एनआरवी सेम सेम होती हैं? सच सच बताना भाई, फटाफट 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, सोचो। क्या फेयर वैल्यू और आपकी एनआरवी, यार मुझसे नहीं बोला जा रहा, बहुत दिक्कत हो रही है यार। छाले हो गए अंदर पूरे यार मुंह में यार। एक होती है फेयर वैल्यू, एक होती है नेट नेट देखो नहीं बोल रहा ना, आ ई उ हो रहा है एक होती है एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इन दोनों में क्या फर्क है भैया? इन दोनों में पता फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क क्या है कि फेयर वैल्यू तो मानता है मार्केट की कंडीशंस को, कि मार्केट के अंदर जो एक्चुअली है वो होगा। अब मान लो एनआरवी फेयर वैल्यू मान सकते हो, लेकिन ये कंप्लीटली सेम नहीं है। एनआरवी कैन बी फेयर वैल्यू, बट 100% इसको आप फेयर वैल्यू नहीं बोल सकते। पता क्यों? क्योंकि दिस इज एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू। एनआरवी इज अ एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू। पता क्यों? मान लो कि मेरा 31 मार्च 2022 को स्टॉक पड़ा है, ठीक है जी, स्टॉक है 10,000 यूनिट्स, ठीक है। मेरे पास मेरा क्या पड़ा है? सामान पड़ा है 10,000 यूनिट्स, ठीक है, ओके। मार्केट के अंदर इसका रेट है, अगर मैं किसी और शॉप पे जाऊं, मैंने उस वहां मिलता है ये रेट 100 रुपए का एक यूनिट। अगर मैं किसी और शॉप पे जाऊं तो उसका रेट है 100 रुपीज। अगर मैं किसी दूसरी शॉप पे भी जाऊंगा तब रेट कितना है? 100 रुपीज। लेकिन एक बात बताओ भाई, मेरी
कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, लेकिन दिक्कत क्या है सर, उसका टाइम ऑफ कंप्लीशन है वो है 10 अप्रैल की। 10 अप्रैल को ये मुझे माल उसको क्या करना है, डिलीवर करना है। आज नहीं करना, कब करना है, 10 अप्रैल को करना है। लेकिन सर मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 110 के ऊपर, मतलब मैं सामने वाले से कितने पैसे लूंगा, 110 रुपया लूंगा। तो दिस इज माई एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। क्या वर्ड लिखा हुआ है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, की मेरे बिजनेस के अंदर कितना प्राइस एस्टिमेटेड है, एक एक वर्ड की वैल्यू है। फेयर वैल्यू में क्या था, मार्केट डेट, मार्केट पार्टिसिपेंट, यहां मेरे बिजनेस की बात हो रही है। तो एनआरवी इज एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू। जब मैं एनआरवी कैलकुलेट होगा ना, 100 को गोली मारो, 110 रुपए के हिसाब से मेरी एनआरवी कैलकुलेट होगी। सर मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट मान लो है नहीं, तो 100 रुपया ही आपका क्या बन जाएगा, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस बन जाएगा। अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, समझे मेरी बात को, क्या नहीं समझे अभी भी, यस यू नो, जोर से बोलो हाँ या ना, समझे, इंटरेस्ट आ रहा है। अरे बहुत इंटरेस्टिंग है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एक केस बताता हूं भाई, एक कंपनी थी, वो क्या बनाती थी, आप क्या देखते हो, रेलवे, ट्रेन में कौन कौन बैठा है भाई, जिस ट्रेन में भी आप बैठे हो वहां पे क्या होते हैं, कोचेस होते हैं, कोच नंबर, या वो स्लीपर कोच होता है भाई, या एसी कोच होता है, या जनरल कोच होता है। अब जो ना कोच के डिब्बे थे, एक कंपनी ना कोच के, जो कोच है ना उसको मैन्युफैक्चर थी करती, ठीक है। अब 31 मार्च के ऊपर भाई बहुत सारे कोच पड़े हैं वहां पे, ठीक है। 31 मार्च की डेट पे अभी तक कोचिस पड़े हैं कंपनी के पास। भैया कंपनी पता क्या बोलती है, कंपनी ने बोला कि हमें गाइडेंस चाहिए कि हम इस कोच की वैल्यू को मेजर कैसे करें। कंपनी का वो इन्वेंट्री था, क्योंकि कंपनी का काम क्या है, बेचना ही है काम, ये वाला कोच बेचना काम है कंपनी का। अब कंपनी ने गाइडेंस मांगी भाई, क्या बात है मजे की, जिस चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म ने उस कंपनी को कोच की ये बताया कि आपको इसकी वैल्यू को कैसे मेजर करना है, मतलब कोस्ट और एनआरवी, मतलब उस कंपनी ने कोस्ट कैलकुलेट करी और जो एनआरवी थी वो भी उसकी कैलकुलेट की उसी कंपनी ने। और कंपनी ने किसने, सीए फर्म ने। और उस भैया उस कंपनी ने पता कितने पैसे लिए, 10 लाख रुपए लिए थे उसको। तो बहुत शानदार स्कोप है इस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर। बड़ी बड़ी कंपनियों को नहीं पता होता कि मैं वैल्यू को मेजर कैसे करूं, तो आपको पता लग गया। एनआरवी क्या होती है, मतलब एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन द मार्केट माइनस कर दो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, अगर कुछ है माइनस कर दो एस्टिमेटेड कॉस्ट मेक टू सेल द असेट, अगर ऐसी है वो भी माइनस कर दो, ये बन जाएगी एनआरवी। सर एनआरवी तो आगे फिर क्या होती है, कोस्ट। सर कोस्ट क्या होती है भाई, आ जाओ, 3 पार्ट है। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री शैल कॉम्प्रोमाइज, ये 3 पार्ट में है बटी हुई। पहली कॉस्ट ऑफ परचेज, दूसरी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, तीसरी अदर कॉस्ट इनकर्ड, तीसरी ऐसी कॉस्ट जो मेरी इन्वेंट्री को, जो मेरी आज की कंडीशन है और लोकेशन है वहां तक लाने में हेल्प करती है। तो कितने टाइप की कॉस्ट होगी भाई, 3 टाइप की कॉस्ट होगी। पहली कौन सी, कॉस्ट ऑफ परचेज, दूसरी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, तीसरी अदर कॉस्ट। पहली कॉस्ट ऑफ परचेज, ये आपको सर कंप्लीट पता है, कंप्रोमाइज द परचेज प्राइस, जहां से आप सामान लेके आए, जो रेट पे आप सामान लेके आए, कोई इंपोर्ट आपकी है, ड्यूटी वगैरह जो भी इसमें हो रही है खर्चे, कोई इंपोर्ट ड्यूटी, कोई कुछ जो भी आपका लग रहा है वो आ जाएगा अगर आपने इंपोर्ट किया है उसको, ठीक है। एंड नॉन रिफंडेबल टैक्स ऐड हो जाएंगे इसके अंदर। अगर टैक्सेस आपके रिफंडेबल है तो ऐड नहीं करना, अगर टैक्सेस आपके रिफंडेबल है तो ऐड नहीं करना। मतलब सर अगर मान लो किसी चीज पे आप जीएसटी पे करके आए हो, अगर उसका आपको आईटीसी मिल जा रहा है तो वो कभी कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। लेकिन मान लो उसका आईटीसी है ब्लॉक, 17(5) के अंदर आ गया, सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अंदर वो क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, तो वो ऐसा टैक्स जिसका आपको रिफंड नहीं मिलने वाला वो भी ऐड किया जाएगा। कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, कोई ऐसी कॉस्ट जो उसके ऊपर डायरेक्ट खर्च हो रही है,
कोई ऐसी कॉस्ट जो उसके ऊपर डायरेक्ट खर्च हो रही है, सारी की सारी आ जाएंगी, कोई भी कॉस्ट, ठीक है ना। एंड अदर कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन ऑफ एफजी मटेरियल्स एंड सर्विसेज, वो भी सारी की सारी ऐड हो जाएंगी उस पार्ट के अंदर। दूसरा, अगर कोई आपको डिस्काउंट मिलता है या ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट मिलती है, कुछ ऐसा डिस्काउंट है जो कि उससे लिंक है, वो आप माइनस कर देना अपनी कॉस्ट के वक्त कैलकुलेट करते वक्त। सर हमें कैश डिस्काउंट मिल गया सर, वाह 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 सर, कैश डिस्काउंट मिल गया, क्या होगा, कैश डिस्काउंट इज योर इनकम लिख लो अभी, कभी भी माइनस मत कर देना। इंस्टीट्यूट खेल खेल जाएगा आपके साथ, वहां बोलेगा कंपनी को मिला 2% कैश डिस्काउंट। तो बताओ मेरी इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या है, आप बोलोगे ये टैक्सीज ऐड कर दो, ये ऐड कर दो, ये ऐड कर दो, ऐड कर दो। अगर कॉस्ट डायरेक्ट लग रही है उसके ऊपर तभी ऐड करना, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये डायरेक्टली नहीं है तब ऐड मत करना। लेकिन भैया ट्रेड डिस्काउंट मिलता है तो माइनस कर देना, कोई रिबेट मिलती है तो माइनस कर देना। तो ऐसी कुछ आइटम्स हैं जो सीधा उससे लिंक है तब माइनस करना, लेकिन कैश डिस्काउंट कभी माइनस नहीं होगा। कैश डिस्काउंट इज माय इनकम, ये आपकी अदर इनकम में जाएगा, ठीक है। ओके, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या, मान लो मेरी कंपनी है कार्तिक कंपनी, मान लो, क्या मान लो है ये, चलो मैंने की परचेज किया एक इन्वेंट्री सेल करने के लिए कि मुझे यार सेल करना है, ठीक है। ओके, मैं एक बंदा है मिस्टर ए, तो मैं उसके पास गया कि यार मुझे ये वाला चीज चाहिए, मुझे कोई चीज करनी है यार, तो मुझे ये चीज चाहिए, ठीक है। ओके, तो मिस्टर ए बोलता ठीक है सर आप मुझसे वो चीज को ले जाओ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कॉस्ट क्या हो गई। मिस्टर ए बोलता सर इसकी कॉस्ट है 10 लाख रुपीस। कितनी कॉस्ट है, 10 लाख। मतलब अगर सर मिस्टर ए बोलता अगर मैं आज 10 लाख रुपए उसको पे करता हूं ना ए को, तो उसकी उस पार्ट की कॉस्ट है 10 लाख रुपए। अब मेरे पास पैसे नहीं है भाई, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैंने मिस्टर ए को बोला भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, ध्यान रखना ये इंडियस 16 के अंदर भी काम आएगा, ये इंडियस 40 के अंदर भी काम आएगा और ये इंडियस 38 के अंदर भी काम आएगा, अच्छे से समझ लेना, बहुत काम की चीज है। तो मैंने क्या बोला भाई कि यार मतलब कि यार मेरे पास तो पैसे नहीं है। अच्छा जी, तो ए बोला अच्छा पैसे नहीं है फिर क्या होगा तेरा, तो यार मैं कहा देख ले कुछ है। तो मिस्टर ए बोला चल कोई नहीं काम करियो, मुझे पैसे दे दियो 2 साल के बाद, आफ्टर 2 इयर्स मुझे पैसे दे दियो। और मैं खुश हो गया, दे दनादन भाई साहब, मतलब कमाल हो गया सर, गजब ढा गया मैंने। तो मैंने बोला ठीक है आफ्टर 2 इयर्स, हाँ मैं कहा हाँ जी बिल्कुल। पता मिस्टर ए क्या बोलता, नहीं भैया फिर मुझे 2 साल बाद पैसा चाहिए 11 लाख रुपीस। 2 साल बाद मिस्टर ए बोला मैं 11 लाख रुपए लूंगा। 2 साल बाद मिस्टर ए बोला मैं 11 लाख रुपए लूंगा। तो मैंने बोला भाई पहले तो मैंने बोला ये क्या चक्कर है भाई, अगर मैं तक को आज कैश पेमेंट कर रहा हूं तो 10 लाख रुपए की है, अगर मैं 2 साल बाद पैसे दूंगा तो 11 लाख रुपए का, ये क्या चक्कर है, 1 लाख रुपए क्यों इंक्रीज कर दिया। मिस्टर ये बोलता भाई अगर तू आज मुझे 10 लाख दे देता, वो 10 लाख रुपए मैं किसी बैंक में जमा हो जाते या मैं कहीं उसको और इन्वेस्ट हो जाता तो मुझे कुछ ना कुछ पैसा इंक्रीज बनता, तो मैं आपका लॉस क्यों करूं, दैट्स वाई 11 लाख रुपए तुझे पे करने हैं। तो इंडियस 2 क्या बोलता, अगर आपका डेफर क्रेडिट टर्म डेफर है, डेफर टर्म्स, डेफर आपका जो है क्रेडिट वो डेफर्ड है, मतलब कि मान लो इसका नॉर्मल जो है पीरियड, नॉर्मल पीरियड ऑफ जो है क्रेडिट वो है 5 मंथ का, फिर तो ये है ही नॉर्मल, फिर तो ये है ही नॉर्मल ना। अगर नॉर्मल पीरियड ऑफ है क्रेडिट फिर किस बात का इंटरेस्ट, क्योंकि वो तो सामने वाला मान के चल रहा है कि मेरा तो इतना टाइम लग ही रहा है। लेकिन दिस इज एक्सटेंडेड डेफर टर्म्स, दिस इज एक्सटेंडेड डेफर टर्म्स, मतलब कि नॉर्मल जो हमारा पीरियड होता है क्रेडिट का, अगर उससे ज्यादा एक्सटेंड हो गया
हमको क्या करना पड़ेगा भैया, हमको क्या करना पड़ेगा, वो जो हमारा पीरियड है भैया, क्या करना पड़ेगा भैया। अगर मैं आज पे करता, एक बात बताओ, अगर मैं आज पे करता कैश के अंदर, तो मेरी वैल्यू क्या होती इन्वेंट्री की, होती 10 लाख रुपए। लेकिन अगर मैं 2 साल के बाद पेमेंट करूंगा तो वैल्यू कितनी होती, 11 लाख रुपए। तो इंडिया क्या बोलता भैया, इंडिया यूज करता है कॉन्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, कि आज की वैल्यू देखो, आज की वैल्यू, तुम 2 साल बाद तो 11 लाख दोगे, लेकिन आज की डेट में अगर मैं आज पेमेंट करूं तो कितने की वैल्यू आएगी, 10 लाख की। तो आपको उस इन्वेंट्री के पार्ट की वैल्यू माननी है 10 लाख रुपए की, कॉस्ट 11 लाख मत मान लेना। लेकिन सर मुझे तो 11 लाख पे करने हैं, तो ये क्या बोलता है, इंडिया क्या बोलता है कि कितने पे करने हैं, 11, आज की वैल्यू कितनी है, 10 लाख, कितना बचा, 1 लाख। तो इस 1 लाख को आपका कितने टाइम का है क्रेडिट, मैंने बोला 2 साल का, तो इस 1 लाख को 2 सालों के अंदर प्रॉपर इक्वली एलोकेट करके इसको इंटरेस्ट एक्सपेंस मान लो। इसको आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस मानना पड़ेगा एज योर फाइनेंस कॉस्ट, 2 सालों के अंदर इक्वल इक्वल करके। ये हर इंडिया में ऐसा होगा, क्योंकि भाई अगर मैं आज 11 लाख रुपए मान लूं वैल्यू इन्वेंट्री की, तो मैं उस वैल्यू को इन्फ्लेट कर रहा हूं, वो मेरा कभी 11 लाख है ही नहीं, उसकी जब वैल्यू ही इतनी नहीं है रियल वैल्यू, तो मैं क्यों इन्फ्लेट करूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सर एंट्री क्या होगी, मान लो एंट्री होगी जब मैंने परचेज किया एट द टाइम ऑफ परचेज, लेकिन सर 11 लाख परचेज, मुझे तो कितने पैसे पे करने हैं, 11 लाख पे करने हैं। तो एंट्री क्या होगी, एट द डेट ऑफ परचेज, एट द डेट ऑफ मैं उससे पार्ट लेके आ रहा हूं, ये एंट्री होगी इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट 10 लाख टू मिस्टर ए। मैंने उसको क्या बना दिया अपना, मैंने उसको बना दिया हमारा डेटर बना, एक मिनट, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट कि मुझे उसको पैसे पे करने हैं, मैंने उसको अपना बना दिया क्रेडिटर बना दिया, ठीक है, ओके। ईयर 1 के एंड के ऊपर क्या होगा, मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है, 1 लाख, साल कितने थे मेरे, 2, तो 1 लाख डिवाइड बाय 2, इंटरेस्ट कितना बनता है इस साल का, 50,000 रुपीज, क्या होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। ये आपका गया इसके अंदर, लॉस के अंदर, आपका ये कहां चला गया, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एज फाइनेंस कॉस्ट टू मिस्टर ए 50,000। पहले साल के एंड में क्या हो जाएगा, मेरी बुक्स के अंदर मिस्टर ए की जो है वैल्यू वो हो जाएगी 10,50,000 मेरी बैलेंस शीट के अंदर, जो मेरा क्रेडिटर है। सेकेंड ईयर क्या होगा, फिर से सेम एंट्री पास होगी, तो मेरी बुक्स में वैल्यू हो जाएगी 11 लाख रुपए, और मेरा 1 लाख का इंटरेस्ट कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। और जब मैं उसको पे, एक्चुअली में जब टाइम आएगा उसको पैसे पे करने का, तो एंट्री होगी मिस्टर ए अकाउंट डेबिट 11 लाख टू बैंक अकाउंट 11 लाख, ऐसे एंट्री हो जाएगी, कंप्लीट क्रॉस हो जाएगी। ध्यान, समझ गए, समझ गए। इससे क्या फर्क पड़ा, इससे फर्क ये पड़ा कि मेरी इन्वेंट्री की वैल्यू ना इन्फ्लेट नहीं हुई, बस इससे ये फर्क पड़ा कि मेरी इन्वेंट्री की वैल्यू इन्फ्लेट नहीं हुई, बस इस चीज को ध्यान रखना। अब मान लो सर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल गया कि कॉन्ट्रैक्ट जो है प्राइस वो है 10 लाख का, और टर्म ऑफ रिपेमेंट है 1 साल की, ठीक है, तो क्या होगा भैया, इसको आपको डिस्काउंट करना पड़ेगा, इसको आपको डिस्काउंट करना पड़ेगा, या क्वेश्चन के अंदर कुछ हिंट दिया होगा आपको, लेकिन आपको इसकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही वैल्यू लेनी है भैया, और जो डिफरेंस आएगा वो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस हो जाएगा। ये लिखा हुआ है, इफ द एंटिटी परचेज इन्वेंट्री ऑन डेफर्ड क्रेडिट टर्म्स, डेफर्ड क्रेडिट टर्म, एक्स्ट्रा क्रेडिट टर्म विच इंक्लूड फाइनेंसिंग एलिमेंट, हम तो ये मानेंगे ना भैया, उसका लॉस हो गया भाई, दैट एलिमेंट जो फाइनेंसिंग एलिमेंट था रिकॉग्नाइज एज इंटरेस्ट एक्सपेंस ओवर द पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग, वो हम मान लेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस ओवर द पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग। समझे या नहीं,
सर ये कहानी है, हमको डिस्काउंट करना पड़ेगा भाई। वो हमसे 10 लाख रुपए ले रहा है 1 साल के बाद, तो हमको ये मानना है, मेरी कंपनी को ये मानना है कि नहीं नहीं, मैं 10 लाख रुपए अगर उसको 1 साल बाद दूंगा तो आज की उसकी वैल्यू क्या है, उसको डिस्काउंट करो, क्योंकि वो मेरे लिए फाइनेंसिंग एलिमेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी मैंने इसके लिए टाइम फालतू लगाया मेरा कॉस्ट ऑफ परचेज के लिए। दूसरा आता है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। भाई कॉस्ट ऑफ जो है कन्वर्जन, अब मैंने रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, वो मेरा उसमें कवर हो गया कॉस्ट ऑफ परचेज के अंदर, ठीक है। अब मैं आ गया कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन के अंदर। भाई मैं अब आया किसमें, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन के अंदर मैं आ चुका हूं भाई। कन्वर्ट कर रहा हूं उस आरएम से मैं एफजी की कोशिश कर रहा हूं बनाने की, तो क्या खर्चा होगा, डायरेक्ट जो खर्चे हैं डायरेक्ट, वो तो आप डाल दो इसके अंदर। जो खर्चे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हैं, फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि ये खर्चा है सारा इसके अंदर जा रहा है, डाल दो। लेबर लग रही है, डाल दो, डायरेक्ट लेबर लग रही है, आएगा कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन के अंदर। दिक्कत पता कहां आती है, दिक्कत सर ये आती है ना सर, इसके अंदर ना कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी लगते हैं, इसके अंदर कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी लगते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो टोटल आपका रेंट है फैक्ट्री का, फैक्ट्री में बहुत सारे वो बन रहे हैं माल, हमें कौन सा पता है भी कौन सा माल क्या है क्या नहीं है। डेप्रिसिएशन हो गया आपका, बहुत सारे आप इसको ओवरहेड मान लो, ये फलाना ये क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। अब बात आती है हमारी ओवरहेड्स की, सबसे बड़ी बात है हमारी ओवरहेड्स की। एक एक्सपेंसेस, ठीक है। एक्सपेंसेस की बात करते हैं, वेदर डायरेक्ट एक्सपेंस लगते हैं इसके ऊपर, या लग जाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है जो उसके ऊपर डायरेक्ट लग रहा है, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट लेबर, वो सीधा इसके अंदर ऐड हो जाएगा, ये क्या है आपकी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन है। फिर होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, जो डायरेक्टली नहीं खर्च हो रहे बट इनडायरेक्टली खर्च हो रहे हैं। तो इसके अंदर भाई मेन आते हैं दो पार्ट, एक होते हैं वेरिएबल ओवरहेड, एक होते हैं फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स को वेरिएबल का मतलब क्या है, जब सामान तैयार होगा, जब माल बनेगा, जब मेरी नंबर ऑफ जो हमारी जो यूनिट्स हैं वो बनेगी, तभी खर्चा होगा, तभी खर्चा होगा, उसे बोलते हैं वेरिएबल ओवरहेड। वो तभी खर्चा होगा, अदरवाइज खर्चा वो नहीं होने वाला, उसे बोलते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स। तो समझ गया भैया, तो वो क्या है, इसका सिंपल सा फंडा है, जितना आपका वेरिएबल ओवरहेड है वो एलोकेट हो जाएगा जितनी में एक्चुअल नंबर ऑफ जो आपकी यूनिट्स हैं वो बनी है। साफ सी बात है भाई, अगर मेरी 100 यूनिट बनी, जो खर्चा उसका आ रहा है उसमें एलोकेट हो गया। 500 बनी, 500 का डाल दिया, 600 बनी, 600 का डाल दिया, 700 बनी, 700 का डाल दिया। तो वो क्या होता है, वेरिएबल ओवरहेड। वो क्या है, वेरिएबल ओवरहेड, जो कि एलोकेट हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्चुअल यूनिट। एक्चुअल यूनिट की बात हो रही है, जो एक्चुअल यूनिट के ऊपर खर्च हो रहा है उसे बोलते हैं वेरिएबल ओवरहेड। फॉर एग्जांपल आपको यह है कि मेरा ना वेरिएबल ओवरहेड है ₹2, कैलकुलेट किया आपने कि ₹2 लगते हैं भाई मुझे, तो आपकी बनी मान लो 100 यूनिट, तो आपका एक्सपेंस कितना हुआ, 100 × 2 ₹200। अगर बनी 80 तो 80 × 2 ₹160, खत्म। दिस इज वेरिएबल। जब जब सामान तैयार होगा उस अकॉर्डिंग उसका खर्चा आ जाएगा। लेकिन सर पंगा किस में आता है, एफजी में पंगा आ जाता है सर, सबसे बड़ी अब बात आती है फिक्स्ड ओवरहेड की भाई। अब बात आती है फिक्स ओवरहेड की। फिक्स का मतलब क्या है सर, चाहे तो बने आपकी यूनिट 1, चाहे बने 5 लाख, चाहे बने 20 लाख, चाहे ना बने, इतना खर्चा तो होगा ही होगा। इसे बोलते हैं फिक्स्ड ओवरहेड।
इन्होंने क्या बोला कि आपका जो बेसिस रहेगा, जिस जिस हिसाब से आपको एलोकेट करना है, जिस हिसाब से आपको एलोकेट करना है, वो रहेगा नंबर ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन यूनिट। सर बेस का मतलब क्या है? बेसिस मतलब क्या? बेसिस ये कि नंबर ऑफ नॉर्मल, मतलब सर नॉर्मली कितनी बन सकती है, उसमें मेरी नॉर्मल कैपेसिटी क्या है, किसकी? मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की नॉर्मली मैं कितनी यूनिट तैयार हो सकती है। इसके अंदर सब कुछ आ गया, डाउन टाइम आ गया, ये ऐसे, ये सर ये कैलकुलेट करनी इतनी आसान थोड़ी है। 4-5 साल की हिस्ट्री लेके कि यार पहले साल ये बनी, सेकंड ये बनी, थर्ड ये बनी, फोर्थ ये बनी, उसके कैलकुलेट करके कि इसका इतना डाउन टाइम है, इतनी हमारी वर्कर की स्ट्राइक होती है, सबको एलोकेट करके क्या एक नॉर्मल हम सोचते हैं कि यार वो ये बन सकती हैं, उसे बोलते हैं नंबर ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन यूनिट, भी हमारी इतनी बन सकती हैं नॉर्मल। उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है? एलोकेट करना है। फॉर एग्जांपल आपने कैलकुलेट किया कि नॉर्मल, आपकी नॉर्मल कैपेसिटी है 1,00,000 यूनिट की, 1,00,000 यूनिट की आपकी क्या है? नॉर्मल कैपेसिटी। और आपके फिक्स्ड ओवरहेड हैं, फिक्स्ड ओवरहेड है आपके 5 लाख रुपए, फिक्स्ड ओवरहेड है आपके 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपीज है मेरे फिक्स्ड ओवरहेड। तो एक बात बताओ, जो मैंने आपको क्या बताया था, बेसिस क्या है कि जो फिक्स ओवरहेड है और जितनी नंबर ऑफ मेरी नॉर्मल कैपेसिटी की बनी यूनिट, उसको डिवाइड कर दो 1,00,000 से, कितना आया मेरा खर्चा? ₹5 पर यूनिट। ये मेरा एक एक्सपेंस आ गया, स्टैंडर्ड एक्सपेंस आ गया मेरा, क्या आ गया? स्टैंडर्ड एक्सपेंस आ गया, किसका? फिक्स्ड ओवरहेड का, पर यूनिट। ठीक है। अब मान लो सर 3 केस हो सकते हैं ना, मान लो केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। एक्चुअली यूनिट, एक्चुअल के अंदर एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस, एक्चुअल के अंदर सर ऊपर तो क्या था? नॉर्मल कि इतनी बन सकती है भाई, हमारा इतना एस्टिमेशन है। मान लो एक्चुअल के अंदर 1,00,000 ही बनी भाई, एक्चुअल के अंदर 1,00,000 यूनिट बनी, तो मेरा फिक्स्ड ओवरहेड का खर्चा एक्सपेंस कितना आएगा? मेरा फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंस क्या आएगा भैया? एक्सपेंस मेरा आएगा सर 1,00,000 यूनिट थी, कितना हमने कितना कैलकुलेट किया ऊपर? ₹5। क्यों? 5,00,000 टोटल फिक्स्ड ओवरहेड है, डिवाइड बाय 1,00,000 मेरी क्या है? नॉर्मल कैपेसिटी है, वो ₹5 आ रहा है, तो 1,00,000 इंटू 5, ये मेरा हो गया ₹5,00,000। ये मेरी क्या है? ये मेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी का पार्ट बन गया। ठीक है। दूसरा, मान लो सर मेरी हुई 90,000 यूनिट एक्चुअली में बनी, क्या हो गया? अंडर यूटिलाइजेशन हो गया ना, अंडर यूज हुआ, मतलब सोचिए कितनी थी? 1,00,000, बनी कितनी? 90,000। तो क्या करोगे? सारा का सारा डाल दोगे खर्चा, क्या बड़े सियाने हो भाई? अगर सारा खर्चा डाल दिया तो इन्वेंटरी की वैल्यू इन्फ्लेट नहीं हो जाएगी क्या? तो मैंने क्या बताया था, बेसिस क्या है? नॉर्मल का जो रेट निकाला है ना, जो रेट निकला है ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी, वो यूज होगा। यहां पर आपकी बनी कितनी? 90,000, रेट कितना है भाई? ₹5, तो यहां पे भाई 4.5 लाख रुपए एक्सपेंस होगा सर। जो बाकी लेकिन सर कॉस्ट तो 5 लाख थी, यहाँ पे खर्चा 4.5 लाख, आप बोला कि उसमें डाल दो, उसमें डाल दो इन्वेंट्री के अंदर, बाकी कहां जाएंगे? बाकी 50,000 आप लेके जाओगे प्रॉफिट एंड लॉस में, बाकी 50,000 आपके एक्सपेंस जाएंगे, इट्स योर एक्सपेंस, समझ गए? थर्ड, मान लो ये बन गई 1,10,000 यूनिट, फालतू बन गई भैया, ओवर यूटिलाइज कर दिया, सोची थी 1,00,000, तक बहुत अच्छी काम किया, इस बार कोई स्ट्राइक नहीं हुई, 1,00,000, 1,00,000 मतलब सर 10,000 फालतू बन गई। तब क्या होगा भैया? अगर ज्यादा फालतू बन गई, फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी भाई। फिर अगर फालतू, ध्यान रखना, अगर ज्यादा फालतू बन गई तो फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेगी ना, 5 लाख ही रहेगी।
फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेगी ना, कोई इनकम बुक नहीं होगी, क्योंकि यार फालतू बन गई है। इंडियस क्या बोलता, फालतू बन गई कंपनी का है प्रॉफिट, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा भैया 5 लाख डिवाइड बाय 1,10,000, मतलब पर यूनिट खर्चा कम हो गया, पर यूनिट खर्चा कम हो गया। तो ये था एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड। वेरिएबल का आपको है ही पता, जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम में ये पूछ सकता है या ये पूछ सकता है कि इसका अंडर हो गया, तो अंडर में आप तो पहले कैलकुलेट करना है कि जो मेरी कंपनी की नॉर्मल है और जो फिक्स कॉस्ट है उसका रेट, उसको लगा दो। लेकिन अगर ज्यादा यूज कर लिया तो उससे क्या होगा, मेरी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूस हो जाएगी। एक्सपेंस इनकम कोई नहीं होगा, टोटल कॉस्ट तो 5 लाख ही रहेगी भैया उसकी, समझ गए ना, समझ गया सर। द एलोकेशन टेबल ऑफ ओवरहेड अगले पेज पे दिया हुआ है, ये देखो सर, मैंने आपको है बता दिया कि इन पीरियड्स ऑफ एबनॉर्मली हाई प्रोडक्शन, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, द अमाउंट ऑफ फिक्स ओवरहेड एलोकेटेड टू ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज डिक्रीज्ड सो दैट इन्वेंटरीज आर नॉट मेजर्ड अबव कॉस्ट। कॉस्ट से ऊपर नहीं जाने चाहिए इन्वेंट्री, समझ गया क्या, नहीं समझा सर, बिल्कुल समझ गए, ये समझ आ गया सर। मान लो आप कोई बना रहे हो, एक चीज और बहुत आप अच्छा, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है मजा, बिल्कुल मजा आ रहा है सर, टॉप पर टॉप, ग्रेट ग्रेट। मान लो आप लेके आए मटेरियल ए, क्या लेके आए, मटेरियल ए लेके आए, ठीक है। अब भैया वो मटेरियल ए यूज हो रहा है, उस मटेरियल ए से एक तो बनता है हमारा प्रोडक्ट बी, एक बन गया प्रोडक्ट सी। उस मटेरियल से एक तो बन गया हमारा प्रोडक्ट बी, एक बन गया प्रोडक्ट सी, बन गया हमारा भाई। इसको बोलते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं, ज्वाइंट प्रोडक्ट। यार एक ही मटेरियल है जिससे एक हमारा जो FG है फाइनल प्रोडक्ट, वो ये भी बन गया और ये भी बन गया, प्रोडक्ट बी भी बन गया इससे, प्रोडक्ट सी भी बन गया इससे। मुद्दा इस बात का है सर, कॉस्ट को कैसे एलोकेट किया जाए, इस मटेरियल की कॉस्ट को कैसे इसके अंदर एलोकेट किया जाए, इस मटेरियल्स की कॉस्ट को इसके अंदर कैसे एलोकेट हो, वो बात है ना, मेन मुद्दा। कैसे एलोकेट करेंगे, वो बोलता अगर वो आपको उसका पता है कि ये मटेरियल ए का पार्ट इतना इस चीज में गया है, इतना उस चीज में गया है, तो वो जो एक्चुअली कॉस्ट है वो डाल दो आप। लेकिन सर अगर हमें नहीं पता कि उसमें इतना है किसका, उसमें इतना किसका है, तो आपको कोई रीजनेबल कंसिस्टेंट बेसिस चूज करना पड़ेगा, उसके अंदर आपको एक रीजनेबल बेसिस चूज करना होगा। देखो ज्वाइंट प्रोडक्ट, when the cost of conversion of each product are not separately identifiable। भाई एक बात बताओ ना, वही है ना बात, मटेरियल ए को जब ये बना और ये बना तो कैसे बना, मटेरियल ए से प्रोडक्ट बी बना और प्रोडक्ट सी बना, वो कैसे बना, वो बना आपका प्रोसेसिंग से। अब एक बात बताओ, खर्चा, बिजली खर्चा, डेप्रिसिएशन खर्चा, FG खर्चा, फिक्स ओवरहेड खर्चा और खर्चे आपको थोड़ी पता है भी इसमें कितना गया है या इसमें नहीं गए। अगर आपको पता है, अगर वो सेपरेटली, अगर जो भी एक्सपेंसेस सेपरेटली आइडेंटिफिकेबल हैं वो डाल दो। लेकिन अगर कोई खर्चा सेपरेबली आपको है ही नहीं पता यार उसमें कितना गया है, उसमें गया कितना है, तो इसमें यही बोलता है कि दे आर एलोकेटेड बिटवीन द प्रोडक्ट्स ऑन अ रैशनल एंड कंसिस्टेंट बेसिस। इफ इट इज सेपरेटली आइडेंटिफिकेबल देन ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेट कॉस्ट। अब सी बात है, हमें तो कॉस्ट एलोकेट करनी है भाई। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये लगे, 100 रुपीज हुए इनकर्ड टोटल। अब उसके अंदर भैया प्रोडक्ट बी भी कंप्लीट हो गया बनके, प्रोडक्ट सी भी कंप्लीट हो गया बनके, ठीक है, ओके। अब 100 रुपया कैसे एलोकेट करें हमें समझ नहीं आ रहा। या तो आप
बेसिस मानना है, क्या बेसिस मान सकते हो भैया आप, ये आपकी मर्जी है, सोचना आपको पड़ेगा। आप ये मान सकते हो कि भाई मेरे एक्चुअल में बने ये 100 यूनिट, ये बनी 200 यूनिट, तो काम करो भैया 100 रुपए को ना 100:200 की जो रेशियो है ना उसमें एलोकेट कर दो। इसको पैसा कितना जाएगा, खर्चा 100 हुआ, इसकी 100 यूनिट है, टोटल 300, इतना खर्चा इसको जाएगा, इसको कितना जाएगा 100 हुआ खर्च, 200 इसकी यूनिट बनी है, 300 हुआ, इसको इतना खर्चा एलोकेबल हो जाएगा। ये है कंसिस्टेंट बेसिस। एक होता है बाय प्रोडक्ट। क्या होता है बाय प्रोडक्ट, मतलब ये तो था मेरा रॉ मटेरियल, उसके बाद बना हमारा ज्वाइंट प्रोडक्ट एक, फिर बना ज्वाइंट प्रोडक्ट सेकंड, ठीक है। कुदरती भाई इसके अंदर से भी एक और बन गया, मतलब हमने बनाया ए प्रोडक्ट, उसके अंदर लेकिन भाई ऑप्शन नहीं था कि ए बना उससे ये बन गया फालतू, ये इसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। मान लो इसके भी ये बन गया बाय प्रोडक्ट, या इन दोनों से बन गया, मतलब ये बना इन दोनों से बन गया, तब क्या करोगे भाई, पॉसिबल कुछ भी है, क्या पता सिर्फ इससे बने, क्या पता सिर्फ इससे बने, क्या पता इन दोनों से ही बने, तब क्या करना है, देखो जो बाय प्रोडक्ट होता है ना एज पर इंडियस 2, जो बाय प्रोडक्ट होता है ना एज पर इंडियस 2, दे आर ऑफ्टन मेजर्ड एट एनआरवी। नॉर्मली जो बाय प्रोडक्ट की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी एनआरवी, कॉस्ट कुछ नहीं आएगी, क्योंकि आपको, क्योंकि बाय प्रोडक्ट तो भैया आपका फ्री में बना है, इसके लिए खर्चा थोड़ी हुआ है। जब हमने ए बनाया खर्चा तो हमने ए पे किया है, अब ए से बी फालतू बन गया तो मेरा खर्चा थोड़ी हुआ है भाई कोई। फॉर एग्जाम्पल ना, जब कंपनी ना कोल बनाती है, कोक बनाती है ना, गैस निकलती है, कंपनी उन गैस को सेल करती है। अब गैस तो भाई उससे निकली है ना, कंपनी ने पैसा थोड़ी खर्च किया है, वो तो एक्स्ट्रा निकली है गैस, और कंपनी उसको सेल करके क्या क्या कर रही है, पैसा कमा रही है, तो वो उसके लिए क्या है, उसके लिए वो है बाय प्रोडक्ट। और ये ऑफ्टन, कंपल्सरी नहीं, नॉर्मली इसको बोलते हैं कि भाई तू एनआरवी पे बुक्स पर आ जा, बट लेकिन अगर उस बाय प्रोडक्ट का है नेचर वो है इमेटेरियल, ज्यादा बड़ा नहीं है, देन माइनस कर दो, जो तुम्हारे मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट आ रही है उसमें से माइनस कर दो। लेकिन अगर तुम्हारा बाय प्रोडक्ट का है नेचर मटेरियल, भी इंपॉर्टेंट है नेचर उसका, इमेटेरियल नहीं है वो, उसकी भी खुद की कोई औकात है, तो जैसे तुमने ज्वाइंट प्रोडक्ट का किया ट्रीटमेंट वैसे ही तुमको उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। फिर 100 रुपए ना 3 में बटेंगे, फिर इसको इतना, इसको इतना, उसको इतना। लेकिन मोस्टली केसेस में अगर आपका बाय प्रोडक्ट है इमेटेरियल, जो उसकी वैल्यू कैलकुलेट की आपने एनआरवी कैलकुलेट की है, वो आपको माइनस करनी पड़ेगी कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट। अगर वो ज्वाइंट प्रोडक्ट ए में से निकला है तो ज्वाइंट प्रोडक्ट ए की जो कॉस्ट एलोकेट हुई है उसमें से माइनस करना पड़ेगा। अगर वो ज्वाइंट प्रोडक्ट बी में से निकला है तो वो ज्वाइंट प्रोडक्ट बी की कॉस्ट में से माइनस करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो दोनों में से निकला है तो जो मेन कॉस्ट आ रही है एलोकेशन से पहले उन प्रोडक्ट्स की, उसमें से माइनस करना पड़ेगा, फिर उन दोनों की कॉस्ट को एलोकेट करना पड़ेगा। ध्यान रखना, बड़ा चक्कर है भाई, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। एक क्वेश्चन ना सोल्व कराऊंगा आपसे, उसमें इस चीज को ना जबरदस्त क्लैरिफाई कर दूंगा, आप बोलोगे जबरदस्त हो गया सर, सिंघम सिंघम, ग्रेट। अब आती है टेक्निक्स, टेक्निक की बात आती है, एक होती है स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, एक होता है रिटेल मेथड। भाई स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब क्या है कि भाई आपकी कंपनी को पता है कि मेरा कितना खर्चा हुआ, तो वो मेथड यूज करता है स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, मतलब कि ऊपर वाला कॉस्ट ऑफ परचेज प्लस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन प्लस अदर कॉस्ट। एक आती है आपकी, सारी हो गई, फिर आती है अदर कॉस्ट, मतलब कि कोई ऐसी कॉस्ट जो आपकी इन्वेंट्री को ब्रिंग करने के लिए उसकी
क्या प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन वही ऐड की जाएंगी, अदरवाइज दूसरी कॉस्ट ऐड नहीं की जाएगी। ठीक है, मतलब अगर कोई कॉस्ट है एबनॉर्मल वेस्ट, कोई स्टोरेज कॉस्ट, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट, कोई सेलिंग कॉस्ट, कोई दूसरी कॉस्ट, अगर वो हमारी इन्वेंट्री को प्रेजेंट कंडीशन के लिए नहीं हो सकता, मत लेना भाई। अगर आपको लगता है कि ये कॉस्ट ऐसी हैं कि दे आर इंपॉर्टेंट, कि जिसकी वजह से हमारा इन्वेंट्री यहां तक पहुंचा है आज की उसकी प्रेजेंट कंडीशन के लिए, तभी वो कॉस्ट ऐड की जाएंगी, अदरवाइज वो कॉस्ट ऐड नहीं की जाएंगी। फॉर एग्जांपल आपका स्टोरेज कॉस्ट, आपके पास है भाई एप्पल, अब आपको पता है जब तक हम इसको कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखेंगे तब तक एप्पल हमारे किसी काम के नहीं है, बट क्यों, दैट कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग इन्वेंट्री इन द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, वो स्टोरेज कॉस्ट उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। लेकिन आप लेके आए हो, आप काम करते हो कपड़े, आप काम करते हो गारमेंट्स का, गारमेंट आपने किसी वेयर हाउस के अंदर स्टोर कर दिए, स्टॉक कर लिया, और उसका आपको रेंट पे करना पड़ रहा है, तो भाई तुम उसमें रखो ना रखो उसको क्या फर्क पड़ रहा है, तो वो रेंट जाएगा P&L के अंदर। मैं उस कॉस्ट की बात कर रहा हूं, समझ गया। इट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ओनली टू द एक्सटेंट दैट दे आर इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। अंडरस्टैंड? तो तीनों कॉस्ट हो गई। एक होता है आपका रिटेल मेथड, ये मेथड यूज करते हैं बड़े बड़े आपके स्टोर वाले। फॉर एग्जांपल आपका है इजी डे, बिग बाजार, रिलायंस फ्रेश, कितनी आइटम होती हैं पता ही नहीं कितनी आइटम होती हैं। अब तुम सबकी कॉस्ट निकालोगे, इसकी कॉस्ट ये है, इसकी कॉस्ट ये है, इसकी कॉस्ट ये है, इसकी कॉस्ट ये है, तब उसकी कॉस्ट आप कैसे कैलकुलेट करोगे? उसको ये पता है कि मेरी इसका सेलिंग प्राइस है 100 रुपया और मेरा इसके अंदर है 5% का प्रॉफिट, क्या ग्रोस मार्जिन, में क्या करूंगा 100 में से 5% माइनस कर दूंगा, डेट मीन्स 95 मेरी क्या है कॉस्ट है। तो वो होता है रिटेल मेथड। समझ गए कौन सी कंपनी यूज करती है मेथड रिटेल वाला? जिसके अंदर भाई आपको पता है सेल्स वैल्यू को रिड्यूस कर दिया जाता है एप्रोप्रिएट मार्जिन के लिए। फिर आते हैं कॉस्ट फॉर्मूला, आपको पता है भाई दो ही होते हैं, या फीफो या वेटेड एवरेज फॉर्मूला, लेकिन ध्यान रखना लिफो फॉर्मूला अब नहीं है। और ध्यान रखना अगर कंपनी ने एक बार चूज कर लिया कि मैं इसके अंदर फीफो लगाऊंगा, तो उसको सेम फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। एन एंटिटी शैल यूज द सेम फॉर्मूला, सेम कॉस्ट फॉर्मूला फॉर ऑल द इन्वेंट्री हैविंग अ सिमिलर नेचर एंड यूज। जिसका नेचर सिमिलर है उसका सेम, जिसका नेचर सिमिलर नहीं है उसका कोई और मेथड यूज कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक एग्जांपल ये लिखा है ना, फॉर इन्वेंट्री विद नेचर अलग है, डिफरेंट है, तो कोई भी लगाओ ना, क्या दिक्कत है, लेकिन जिसका नेचर सेम है ना उसके लिए मैंडेटरी है कि सेम कॉस्ट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सर एक मान लो एक आपका है प्लांट हैदराबाद के अंदर, एक है आपका दिल्ली के अंदर, ठीक है, दोनों के अंदर सेम टाइप का गारमेंट मैन्युफैक्चर हो रहा है। हैदराबाद के अंदर आप यूज कर रहे हो फीफो, दिल्ली के अंदर यूज कर रहे हो वेटेड एवरेज कॉस्ट फॉर्मूला। क्या ये सही बात है? ज्योग्राफिकल कंडीशन हो गई अलग अलग जगह। हैदराबाद में तुम लगा रहे हो फीफो, तुम यहां लगा रहे हो वेटेड एवरेज कॉस्ट फॉर्मूला, दिल्ली के अंदर नेचर तुम्हारा सेम है, यूज तुम्हारा सेम है, ऐसा नहीं चलेगा। तुम ज्योग्राफिकली के ऊपर ऐसे नहीं कर सकते, तुमको हैदराबाद के अंदर भी दिल्ली के अंदर भी सेम कॉस्ट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। दिस इज योर केस स्टडी टेक्निक फॉर एग्जामिनेशन क्वेश्चन। सर मान लो कोई ऐसी आपके पास नया प्रोजेक्ट आ गया और किसी बंदे ने बोल दिया भाई मुझे ऐसे ऐसे चाहिए, मुझे ऐसे टाइप का कपड़ा चाहिए, कोई बंदा आ गया कि मुझे ऐसा स्पेशल चीज चाहिए और काफी हैवी ऑर्डर है, वो चीज आप तैयार नहीं करते, तो उस चीज के लिए क्या बोल रहा है कि अगर कोई स्पेसिफिक ऐसे आपके पास आते हैं प्रोजेक्ट, तो उसके लिए जैसा आपको ठीक लगे वैसा कॉस्ट फॉर्मूला आप दे सकते हो, बट वो ऐसी चीज होनी चाहिए जो आप नॉर्मली सेल नहीं करते, कोई स्पेशल ऑर्डर आपको आया है उस चीज के लिए, लेकिन या तो फीफो या वेटेड एवरेज कॉस्ट फॉर्मूला, लेकिन वो एनजीडी को ना सेम कॉस्ट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा सिमिलर नेचर एंड यूज के लिए। ठीक है जी,
चलो जी, आज का लास्ट टॉपिक बहुत अच्छा है भाई, एक चीज बहुत अच्छी बात है आज के लिए। क्या हुआ क्या भाई, आपको पता है टेक्निक क्या है भाई? टेक्निक है कि भाई कोस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ठीक है, मान लो कोस्ट होगी आपकी 100 रुपया और आपने निकाली 90 रुपीज एनआरवी, तो क्या हो जाएगा, आपको उसको इन्वेंट्री को रिड्यूस करना पड़ेगा, रिड्यूस टू 90 रुपीज। सर 10 रुपए क्या आ जाएगा, वो जाएगा आपका एक्सपेंसेस के अंदर, अपना P&L के अंदर कितना, 10 रुपए। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट ईयर उसी इन्वेंट्री की कॉस्ट हो गई, आप कॉस्ट तो सेम रहेगी भाई, एनआरवी हो गई आपकी कितनी, 110 उसी इन्वेंट्री की, और पहले आपने किया है 90 रुपीज का बुक, तो आपको उस चीज को इंक्रीज करना पड़ेगा, आपको जो पहले वाला लॉस है ना उसको रिवर्स करना पड़ेगा। और आप बताओ कोस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, यहां पे लोअर है कोस्ट कितनी, 100 रुपीज, पहले कितनी थी 90, इसको 90 से 100 रुपीज लेके आओ तो क्या हो जाएगा, 10 रुपीज का प्रॉफिट। वो आप कहां लेके जाओगे, इनकम में लेके जाओगे। बस आपको यही चीज यूज करना है, कोस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, जो भी गेन लॉस हुआ वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब यहाँ पे क्यों प्रॉफिट हुआ भाई, लास्ट ईयर 90 का बुक हुआ है और यहाँ पे 100 कर दिया, तो 10 रुपीज प्रॉफिट, जो आपका रिवर्सल था वो हो गया रिवर्स। ठीक है, समझ गए। अब एक बात और है, फॉर एग्जाम्पल आपकी एक बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल को लेके, रॉ मटेरियल कॉन्सेप्ट, ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है रॉ मटेरियल के लिए, ध्यान रखना। आपने किया क्या ना, आपने एक सामान किया परचेज जिसकी कॉस्ट थी 100 रुपीज, ये आपने परचेज किया, ठीक है, ओके। अब हुआ क्या भाई, आफ्टर 6 मंथ या कुछ ऐसी बात होगी कि यार मार्केट के अंदर ना जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा फैल गई, जिसकी वजह से इस रॉ मटेरियल की जो एक्चुअल है वैल्यू वो फॉल हो गई, वो हो गई 80 रुपीज, मतलब इसकी जो एनआरवी हो गई वो हो गई 80 रुपीज साल के एंड के अंदर, और कॉस्ट कितनी है मेरी, 100 रुपया। तो सर कॉन्सेप्ट तो ये बोलता है ना कि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, आपकी वैल्यू ये हो गई, मतलब जिस रेट में आपने परचेज किया उससे कम हो गई वैल्यू किसकी, रॉ मटेरियल की। तो इंडियस 2 क्या बोलता है, ध्यान से सुनो, लिख लो, कान खोल के उठ जाओ, ये क्वेश्चन पूछेगा, टेस्ट योर जो आपका है नॉलेज, उसका फर्स्ट है क्वेश्चन, और क्या पता ICAI उस क्वेश्चन को मोल्ड कर दे, तब क्या कर लोगे। इंडियस 2 ये बोलता कि जो आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, बिल्कुल वो जिस FG के अंदर यूज हो रहा है, जो रॉ मटेरियल जिस फिनिश गुड्स के अंदर यूज हो रहा है, अगर वो एक्सपेक्टेड है कि वो सेल हो जाएगा एट कॉस्ट या अबव कॉस्ट, कि वो एक्सपेक्टेड है कि जो रॉ मटेरियल आपने यूज किया है उस FG के अंदर, अगर वो एक्सपेक्टेड है कि जो आपका FG है वो सेल हो जाएगा कॉस्ट या उसके ऊपर, तब आपको रॉ मटेरियल की वैल्यू चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर आपको रॉ मटेरियल उसी कॉस्ट पर शो करना पड़ेगा अपनी बैलेंस शीट के अंदर 100 रुपए के अंदर, चाहे उसकी वैल्यू हो जाए 0, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भैया वो FG जिसके अंदर रॉ मटेरियल यूज हुआ है ना, दे आर एक्सपेक्टेड टू सोल्ड एट कॉस्ट या अबव कॉस्ट। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि जो आपका FG है जिसके अंदर ये रॉ मटेरियल यूज हुआ है, दे आर एक्सपेक्टेड टू सेल बिलो कॉस्ट, कि कॉस्ट से भी नीचे एक्सपेक्टेड है कि वो सेल होगा, तब आपको रॉ मटेरियल को मेजर करना है रिप्लेसमेंट कॉस्ट के बेसिस के ऊपर। देन यू नीड टू मेजर रॉ मटेरियल एज अ रिप्लेसमेंट कॉस्ट, यहां पे ये साफ साफ लिखा हुआ है। द मटेरियल आर रिटन डाउन टू
NRV in such circumstances the replacement cost, जो उसकी replacement cost है किसकी, material की, is the best available measure of their net realizable value। समझ गए ना, ये बहुत ही rare circumstances है कि the value of materials and other supply held for use in production of inventory is written down to below cost, cost से भी थोड़ी हो जाए, but then do not return the value of material अगर FG जिसके अंदर ये यूज हो रहा है they are expected to sold at or above cost। तो ये था आपका इन्वेंट्री का इंड एस। समझ आ गया, आज थोड़ी सी दिक्कत थी, टीच किया, कोई दिक्कत हो तो बताना भाई, एंड स्टे ट्यून। एंड अगले सेशन में जो कि लेक्चर नंबर 3 होगा उसके अंदर हम इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे इंडियस 16 के ऊपर। इतने फाड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय। आपका दोस्त कार्तिक जिंदल, बाय।